हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा सिविल क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र फिजिक्स का जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा था और हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा पार्ट जो है वो जल्दी आप लोग के बीच लाया जाएगा। तो आज जो है इसका दूसरा पार्ट लाया है और इसके आगे भी जो है एक पार्ट और लाया जाएगा और समस्त क्वेश्चन आपका जो है अ, अभी तक जो 66 तक जो पूछा गया प्रश्न है वो सबों का जो है इसमें संकलन है। तो आज हम देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में जो है फिजिक्स के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है। हम लोग 25 तक जो है पिछले वीडियो में देखे हैं और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 1 से 25 तक देखेंगे। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो वो अधिक फ्रूटफुल आपके लिए होगा। तो चलते हैं हम आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में और हम देखते हैं कि किन सब प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। और मैंने पिछले दिनों भी आपको इस चीजों को बताया था कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने से आपको प्रश्न की प्रकृति समझ में आएगी और आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो पहला है रंगीन पदार्थों की पहचान करने, उसके बाद है दूसरा है कि पदार्थों के संरचना निर्धारण में, उसके बाद है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में और चौथा है हमारा डी है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा कि क्रोमेटोग्राफी जो है मिश्रण के पदार्थों को अलग करते हैं और किसी भी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी जो है ये टेक्नोलॉजी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग आसवन देखते हैं, प्रवाजी आसवन जो हम लोग देखते हैं तो ये पेट्रोलियम वगैरह जो है इसको जो है सेपरेट करने के लिए प्रवाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज होता है। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न। आगे जो है ये आपका जो है ये है लोलक की कालावधि। लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है, टाइम पीरियड किस पे निर्भर करता है। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि लोलक का जो निर्भर करता है वो आप इस तरह से देखेंगे। इस तरह से जो है लोलक में आप पढ़ेंगे कि आवर्त 2 पाई बाय ये होता है। तो इसमें जो ये निर्भर करता है, ये जो टाइम पीरियड इसका जो टी है ये आवर्तकाल जो निर्भर करता है ये एल पे। अगर एल जो है 2 पाई बाय एल देखते हैं, अगर एल जो हमारा कम होगा तो ये आवर्तकाल अधिक होगा, अगर एल हमारा अधिक होगा तो ये आवर्तकाल जो है कम होगा। तो वही चीज लिखा है लोलक की कालावधि का टाइम पीरियड लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल जो है घट जाता है। आवर्तकाल जो है वो घट जाता है। तो इसी में जो है आपका ये चीज छिपा हुआ है कि इसकी लंबाई जो है इसमें घट जाती है। वही फिर जाड़े में देखते हैं कि जब इसकी लंबाई किसी कारणवश बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगा और जब इसकी लंबाई घट जाती है तो फिर जो है आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लोलक का जो टाइम पीरियड है वो जो है लंबाई जो है उसके लिए मुख्य जिम्मेदार होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि आपका जो अन्य प्रश्न है, आपका अन्य प्रश्न है जो कि काफी पॉपुलर प्रश्न है। ये प्रश्न है कि बल जो है वो गुणनफल है। तो बल जो गुणनफल है ये है, हम लोग जानते हैं कि F = ma होता है। तो m हमारा जो है m जो है हमारा मास हो गया, द्रव्यमान हो गया और a हमारा एक्सेलरेशन त्वरण हो गया। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि इसमें हम लोग देखते क्या है कि मास जो है द्रव्यमान गुना त्वरण जो है हमारा इसका हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऑप्शन खोजेंगे तो बी जो हमारा आंसर है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि बल का आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, लेकिन अगर हम इसमें निकालेंगे तो इसका जो है वो केजी। एक्सक्यूज मी सर, इसका इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका जो है वो केजी, मास का केजी हो जाएगा और त्वरण का जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉरी केजी होगा, एमजी नहीं होगा, केजी होगा। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग ऐसे निकालते हैं। इसके अलावा जो है इसका ऐसा यूनिट हम लोग न्यूटन जानते हैं। अदर शब्दों में हम लोग डाइन भी जानते हैं। 10⁵ डाइन जो है वो
1 न्यूटन होता है। तो ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, और इसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि संवेग में परिवर्तन की दर को जो है, ये भी एक बल है, और बल का आप अन्य परिभाषा जानते हैं कि जब ये किसी वस्तु में लगती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। और न्यूटन के दूसरे गति नियम से जो है हमें बल की परिभाषा जो है ये मतलब कि ये व्यंजक प्राप्त होती है। परिभाषा के लिए हम फर्स्ट नियम की ओर जाएंगे, और व्यंजक के लिए जो है F = m की ओर चलेंगे। तो फिर हम आगे प्रश्न देखते हैं कि त्वरण को ज्ञात करने के लिए सही फार्मूला क्या है। तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए जो सही फार्मूला है, तो हम लोग बहुत सारे फार्मूला जानते हैं, लेकिन इसमें जो है एक्चुअली इसमें जो है हमारा जो है, तो एक हो जाएगा हमारा, एक होता है त्वरण के लिए A = v - u/t, A = v - u/t, ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका इसमें। तो इसके अलावा जो है हम इसी को इसमें ए नंबर में देखिए AT = v - u गुना कर दिया गया है, तो इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम आगे देखते हैं इसमें। आगे जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार का प्रश्न है कि जब आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगाया गया बल जो है वो क्या होगा। तो लिफ्ट के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि लिफ्ट जो है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें भी लगता है, और लिफ्ट में हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इस डिस्क्रिप्शन पे आएंगे। तो लिफ्ट क्या है कि 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग त्वरण नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट 9 वर्ग सेकंड से किसी भी दिशा में शून्य होगा, और लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब लिफ्ट जो है वो नीचे आता है, तो हम लोग जानते हैं कि जी का जो स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जब नीचे आने होता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, तो उसका जो प्रेशर जो है पृथ्वी पे और व्यक्ति का जो है दबाव नहीं पड़ता है। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है। तो अतः क्या होगा कि उसका जो बल जो है लगाया गया बल जो है वो 0 होगा। और इसको भी कहते हैं, और G = जब 0 हो जाता है इसी को भारहीन की स्थिति बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लिफ्ट जो है कैसे ये होता है, और ऊपर जाने पर जो क्या होता है हमारा वजन जो है लिफ्ट में क्या होता है फिर बढ़ता है, और नीचे आने पर फिर घटता है। और फिर इसमें लिफ्ट में ये भी है, आप जानते हैं कि लिफ्ट में ये भी है, अगर अचानक जो है उसका किसी प्रकार का अगर लिफ्ट का तार ये हो जाए तो हमारी जो सर है वो लिफ्ट में जाकर जो है वो लगता है, क्योंकि ये भी जो है उसमें जो है रेंडमली चेंजेज हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, जिसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो वायु में ध्वनि तरंगे होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 65th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्वनि तरंगे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि तरंग जो है तरंग जो है एक विक्षोभ का भी नाम है तरंग। और तरंग में क्या होता है कि ध्वनि तरंगे की बात कहा जाए तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जबकि प्रकाश जो है वो हमारा जो है प्रकाश जो है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होगा। प्रकाश जो है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होगा, लेकिन ध्वनि जो है हमारा अनुदैर्घ्य तरंग होगा। तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। इसके अलावा जो है हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, क्योंकि इसका संचरण के लिए द्रव्यमान जो है माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति के दिशा के अनुदिश दोलन करता है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, ये एज ए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह भी काम करता है ध्वनि तरंगे। तो वो भी चीजों का, और इसमें हम लोग जनरली क्या देखें कि ध्वनि तरंगे ये भी है हमारा, जिसको हम लोग मैकेनिकल जो है मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो यांत्रिक तरंगे जो है ध्वनि को यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। तो इस तरह से हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई हम लोग शक्ति जब भी आ जाए, तो शक्ति जब भी आए तो वो वाट होगा। शक्ति हो या विद्युत शक्ति हो, इसका वाट होगा। और शक्ति क्या होता है, कार्य करने की जो दर होती है, तो ऊपर में कार्य हो जाएगा और नीचे में दर हो जाएगा। कार्य हम लोग जानते हैं कि कार्य जो है W होता है, और दर जो है हमारा T होता है। तो W को हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, और टाइम का जो है सेकेंड होता है।
तो शक्ति का क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही वाट बोला जाता है, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। तो यही जो है वाट इसका जो है एसआई में, 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक 746 वाट जो है वो एक अश्व शक्ति होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है शक्ति को देखते हैं। इसके अलावा जो है हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा कि टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता परिवर्तित करता है। तो आप पहले देख ले कि टरबाइन और डायनमो में, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। तो टरबाइन और डायनमो क्या होता है कि जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक जो है हमें बिजली प्राप्त मतलब मिलने में मदद नहीं मिलेगा, और जब ये घूमेगा तो ये फिर क्या करेगा, ये यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा को वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो यांत्रिक ऊर्जा होगा, और हम खोजेंगे ए नंबर में हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ रासायनिक ऊर्जा है, ए नंबर में रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद जो है बी नंबर में हम देख लेते हैं सौर ऊर्जा है। सी नंबर में हम देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी को यांत्रिक ऊर्जा भी अगर ये लिखा हुआ रहता तो ये हमारा आंसर होता। तो इस तरह से हम लोग इसको देख पाते हैं। और हमारा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है टरबाइन और डायनमो बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मूविंग हो रहा है, और मूविंग हो रहा है तो तब जो है हमें प्राप्त हो रही है, बिजली प्राप्त हो रही है। तो इसी तरह का हम लोग इसमें भी देखते हैं पवन ऊर्जा ही अगर हम लोग देखते हैं तो पवन ऊर्जा में भी क्या देखते हैं कि टरबाइन द्वारा जो है उसके जो चक्की रहती है, जो पंखे रहते हैं उसको वो घूमते रहता है हवा के संपर्क में आने के बाद। तो उसके आने के बाद तो इसीलिए जो ये ऐसा संभव हो पाता है। तो चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले, तो काफी ये अच्छा प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग चर्चा भी आप जानते हैं इस बातों को कि जनरली अगर शक्ति जो विद्युत शक्ति होती है उसका ऐसा मतलब वाट होता है, लेकिन घरों में जब हम लोग प्रयोग करते हैं बिजली, व्यावसायिक हो या फिर घरेलू प्रयोग हो, तो हम लोग उसको जो है यूनिट में जो है उसे यूनिट में जो है हम उसे जो है उसका मान निकालते हैं। और बिजली की दर भी अगर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है तो वो जो है यूनिट में निर्धारित की, जैसे कि अभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि ये जो है 4 रुपया करके कुछ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और यूनिट क्या है ये, और किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, किसी भी बड़े बिजली संयंत्रों में जो है बिजली मेगावाट में जो है उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन ये अलग चीज है, बस ये जानकारी के लिए है कि उत्पादन मेगावाट में किया जाता है। और मेगावाट आप जानते हैं 10⁻⁻⁶ ये हमारा मेगावाट हो जाता है। तो मेगा हो जाता है ये हमारा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यूनिट होना चाहिए, उसके बाद जो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं फिर से प्रश्न की ओर। तो 100 वाट का, तो इसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं W, यूनिट बराबर हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो W गुना H, और भी कुछ रहेगा तो बल्ब की संख्या, और 1000 से उसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न जो है इस पर आधारित आपका बन जाएगा कि W गुना H, W हमारा वाट हो गया, कितने वाट का बल्ब, कितना घंटा, अगर उसमें दिन रहेगा तो दिन भी गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं। तो अभी यहाँ क्या है, हम आप देख लिए, इसको देख लिया। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका मतलब कि, तो अभी हम लोग फार्मूला देखने के बाद हम निकालते हैं कि 100 वाट है तो 100 हम लिख दिए। 100 वाट का बिजली 10 घंटा जलाया गया, मात्र 10 घंटा की बात कर रहा है तो 10 लिख दिए। फिर हम 1000 से भाग दे देते हैं। तो फिर हम लोग कटाने के बाद देखते हैं कि हमें 1 प्राप्त होता है, तो 1 यूनिट हमारा आंसर होगा। तो 1 यूनिट हम लोग देख रहे हैं कि आंसर बी में 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट हमारा आंसर है। तो डिस्क्रिप्शन भी हो गया इसका, इसीलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो शुष्क सेल उसको कहते हैं कई सेलों के कम्बिनेशन। सेल में क्या होता है, प्लस माइनस जो समूह होता है सेल होता है, और जब कई सेल मिल जाते हैं तो बैटरी बनता है। लेकिन यहाँ जो सेल की बात हो रही है, शुष्क सेल की बात हो रही है। और शुष्क सेल वो जो हमें बैटरी में बैटरी बोलते हैं, टॉर्च वगैरह में, रेडियो वगैरह सब में जो वो निप्पो वाला बैटरी जो आता है वो सब जो। और शुष्क सेल का क्या होता है, हम सिर्फ उसको एक बार प्रयोग कर सकते हैं, बाकी प्रयोग लाने के बाद वो बेकार हो जाता है। तो इसी तरह से जो है इसमें हम लोग देखते थे पीतल की टोपी रहती थी, ये कैथोड, ये प्लस रहता था, और इसमें जो है H2SO4 वगैरह सब इसमें मिलाया जाता है। तो जो हम लोग बैटरी देखते हैं, बट यहाँ क्या है
कि शुष्क सेल में विद्युत अवघटन होता है। अब मतलब कि ये जो अंदर में जो बिजली का ये जो निर्माण कर रहा है इसमें क्या होता है, किस चीज का पेस्ट बना हुआ रहता है विद्युत अवघटन किस चीज का, तो H2SO4 के अलावे हम लोग जो जानते हैं जो जनरली इम्पोर्टेंट होता है इसमें, तो ये होता है कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है हमारा NH3Cl। NH3Cl जो है ये हमारा ये हो जाता है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि आंसर हमारा जो है अमोनियम क्लोराइड इसमें होता है। वही जब सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाए तो वो जो हम लोग कार का बैटरी वगैरह सब देखते हैं तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत या मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो लेकिन इसमें हम लोग क्या देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। चलिए हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आपका। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड ZnCl, जिंक क्लोराइड को बोलते हैं ZnCl विद्युत अवघटन का प्रयोग किया जाता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीज MnO2 ये हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि शुष्क सेल के बारे में देखें। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका डायनमो। तो डायनमो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम लोग जानते हैं कि डायनमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है, क्योंकि उसमें तो कुछ पहले से होता नहीं है, वो जब मूविंग करता है तो हमें जो है एनर्जी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, और उसका जो घूमने का प्रक्रिया है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इसलिए डायनमो के बारे में जब भी आए तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको आंसर करेंगे। लेकिन जब हमें विद्युत मोटर जब हमारे सामने आ जाएगा कि विद्युत मोटर का क्या काम है, तो विद्युत मोटर जो है वो डायनमो का जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तब हमारा आंसर सी रहता है। अगर ऊपर में विद्युत मतलब कि विद्युत मोटर रहेगा, विद्युत मोटर रहेगा तो हमारा आंसर सी होता है। लेकिन डायनमो है तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख पाए। तो चलते हैं, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो 41 नंबर होगा हमारा। चलिए उसके पहले थोड़ा सा पिछले, डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देखें। अगला प्रश्न हमारा विद्युत मोटर, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी जस्ट किए थे कि डायनमो का जस्ट अपोजिट होता है। डायनमो अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, तो हमारा आंसर फिर से सी हमारा यहाँ हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और याद करने के लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि विद्युत मोटर में स्टार्ट में विद्युत ऊर्जा है और फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर में विद्युत आप याद रखेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका डिस्क्रिप्शन विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो वही चीज इसमें नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि 42 आपका जो क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो ये बहुत ही मतलब कि मैक्सिमम टाइम आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा अमीटर होता है, एमीटर अमीटर जो भी लिखा हुआ है अमीटर होता है। और अमीटर का क्या होता है कि इसमें एक प्रतिरोध होता है, और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है ये भी पूछा जाता है, तो वो जो है वो 0 होना चाहिए एक आदर्श अमीटर। और अमीटर से विद्युत धारा का उपस्थिति या पता लगाया जाता है कि विद्युत धारा है या नहीं है। और वोल्टेज के लिए जो है वोल्ट मीटर हम लोग का यूज करते हैं। और पोटेंशियोमीटर क्या करता है, अमीटर विद्युत धारा का मापा गया है, पोटेंशियोमीटर क्या करता है किसी सेल का ईएमएफ को मापता है। तो ईएमएफ जो होता है उसको हम लोग देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और जैसे कि आप निको बैटरी या टॉर्च में बैटरी वाला देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे 1.5 ईएमएफ का है। तो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। और ईएमएफ जो है उसको बताता है कि उसमें कितने जो है विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है। और ईएमएफ को मापने के लिए एक यहाँ यंत्र है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है उसके पोटेंशियल को मापता है किसी भी बैटरी वगैरह को। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 42 में क्या है। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो अलग करने का तरीका है कि जनरली हम लोग पहले भी देखते थे वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम वाला जो होता है स्पेक्ट्रम
कि जब किसी प्रिज्म में प्रकाश को श्वेत प्रकाश को जब जानते हैं श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंगों का मिश्रण है, जब हम इसको किसी प्रिज्म को गुजारते हैं तो हमें जो दिव्य प्राप्त होता है वो 7 रंगों में बट जाता है। तो इसी आधारित पे हम इसका जवाब दे सकते हैं कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों को अलग करने का तरीका क्या है कि उसको प्रिज्म से गुजार देंगे तो वो जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन में कि आपतित प्रकाश फ्रीज क्या करता है, फ्रीज, यहाँ फ्रीज नहीं होगा, यहाँ प्रिज्म होगा। प्रिज्म द्वारा रंगीन में जो है विभक्त हो जाता है। जो 7 रंग है वही बैनी या पिनाला है आपका, जिसको हम लोग दीप गियोर भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। वहीं बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और लाल रंग का जो है आवृत्ति कम होती है। अगर तरंग दैर्घ्य जो हम लोग देखे थे तो रेंज जो इसका होता है वो रेंज होता है वो 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम जो है इसका तरंग दैर्घ्य का जो है रेंज होता है। इसके अलावा जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी ऐनक का लेंस की क्षमता, यदि किसी ऐनक का लेंस का क्षमता जो है वो +2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है 1/f। ये डायोप्टर जो है पी बराबर 1/f होता है। तो 1/f जो है ये फोकस दूरी को हम लोग उसको ये कर देंगे तो डी बराबर दिया हुआ है तो ये फोकस दूरी क्या निकल जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 0.5 हमारा हो जाएगा। और 0.5 के लिए हम देखते हैं कि हमारा आंसर में है कि आंसर में क्या है 0.5 कहीं, तो हमारा 50 सेंटीमीटर जो है ये जो है वही हमारा 0.5 यही है। तो ये हमारा जो है 0.5 मीटर है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, इसे डी द्वारा दर्शाया जाता है। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो प्लस होता है उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का जो है वो माइनस होता है। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए इसके आगे देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो किस तरफ संकेत करती है। तो हम लोग जनरल जब चुंबक के बारे में कहते हैं, चुंबक जो कि हेमेटाइट अयस्क से बनाया जाता है, जो लोहा का प्रमुख अयस्क है, लोहा का निष्कर्षण में काफी योगदान रहता है हेमेटाइट का, जिसका रासायनिक फार्मूला है Fe2O3 जो है इसका रासायनिक फार्मूला है। तो इस तरह से इसमें हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो जनरली हम लोग जो लोहा देखते हैं वो चुंबक देखते हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा को संकेत करता है। लेकिन जब हम लोग ये मैग्नेटिक निडल की बात करते हैं, चुंबकीय सुई की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है नॉर्थ की ओर जो है, नॉर्थ हमारा जो उत्तर की ओर जो है ये हमेशा संकेत करेगी। तो ये जो समुद्री पोत वाले होते हैं या समुद्र में चलने वाले जो होते हैं यात्री होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि चुंबकीय निडल का वो भी अधिकतर प्रयोग करते हैं। अगर उसे सिर्फ उत्तर भी पता चल जाए तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि दक्षिण किधर है और फिर पूर्व पश्चिम किधर होगा। तो इस तरह से वो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो है उत्तर दिशा को संकेत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव को आकर्षित होकर उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश की जो नली है उसमें जो है उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो तंतु रहता है उसको हम लोग जो है गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो उसमें जो है नली, और बाद में हम लोग देखते हैं कि उसी में हम लोग को कैथोड और एनोड भी प्राप्त होता है। तो इसलिए जो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तंतु को गर्म करके। एक है तंबा के तार को गर्म करके, वो नहीं होगा हमारा, तंतु को गर्म करके जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा आंसर 46 नंबर में आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। तो श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्त ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प पैदा करती है। ट्यूब के सिर पे क्या होता है कि तंतुओं में विद्युत प्रभाव करने पे पारा जो है वाष्प और दृश्य पराबैंगनी किरण उत्सर्जित करती है। यह पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदिन शिल पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश को क्या करता है उत्सर्जित करता है।
इसके अलावा चलिए हम आगे बढ़ते हैं और काफी जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस पर मिला है, किस काम के लिए मिला है। तो आइंस्टीन को 1905 टू 6 के बीच में जो है उसको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इस पे जो है उनको नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन महोदय के द्वारा जो है E = mc² बताया गया है। ई जो है ये एनर्जी को रेफर करता है। एम जो है ये मास पृथ्वी का, और सी जो है वो प्रकाश का जो है ये वेग को, प्रकाश का वेग को जो है ये डिनोट करता है। तो प्रकाश का वेग हम लोग जो जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है वो उसी को जो है वो डिनोट करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आइंस्टीन को किस लिए मिला, और इसी पर जो है बाद में परमाणु बम वगैरह सब भी बनाया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उसका प्रयोग जापान पर हम लोग नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त को देखे थे, जिसका काफी दुष्प्रभाव पड़ा। तो ये E = mc² से ही धीरे धीरे जो है वहां तक बातें आगे पहुंची। तो खैर ये E = mc² आइंस्टीन के द्वारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये दिया गया था। तो चलिए हम इसका आगे देखते हैं कि आगे जो प्रश्न है होगा वो हम ये आगे प्रश्न है कि पहले उसी की चर्चा आइंस्टीन विद्युत व्याख्या किया और इसके नियम हेतु, और 1921 में जो है उसे भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 5 से 6 में ये लाया गया था फोटो इलेक्ट्रिक, और उसके 14-15 साल के बाद जो है 6 साल के बाद उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राइज है। और चलिए हम 48 नंबर देखते हैं, उसमें है कि विद्युत उत्पन्न करने वाली में कौन सी धातु प्रयोग होती है। तो कौन सी धातु प्रयोग होती है, तो हम लोग जानते हैं कि धातु पूछा जा रहा है, तो धातु यहाँ सब है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो हम लोग ऑप्शन से भी बहुत सारा आंसर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर उसके बारे में कुछ आइडिया है। तो यूरेनियम को अभी हम छोड़ देते हैं, यूरेनियम हमारा आंसर है। लेकिन अन्य चीजों में लोहा हम लोग धातु देखते हैं, और विद्युत का भले ही सुचालक है, लेकिन इसे हम लोग जो है विद्युत उत्पन्न नहीं करते हैं। तांबा से क्या करते हैं हम लोग कि विद्युत संयंत्र इससे बनाते हैं, जैसे तार वगैरह सब बनाते हैं, तो ये तांबा। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का प्रयोग जो है वो हवाई जहाज वगैरह सबके जो पार्ट वगैरह है उसको बनाने में काम आता है। लेकिन यूरेनियम से जो है वो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, और भारत जो है थोरियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है। हम लोग जानते हैं थोरियम यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो है यूरेनियम, यहाँ आंसर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु का प्रयोग, तो यूरेनियम क्या करता है, ये नाभिकीय रिएक्टर में क्या करते हैं हम लोग, नाभिकीय रिएक्टर में जो हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करके क्या करते हैं, 238 वाला हम लोग करते हैं, 238 वाला करते हैं परमाणु नाभिकीय रिएक्टर में, और इसमें जो हम लोग इसे क्या करते हैं, विद्युत धारा मतलब प्राप्त करते हैं। और आज भी भारत में लगभग जो है लगभग माना जाता है 3% के आसपास, एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 से कम ही है, तो लगभग जो है 3% के आसपास जो है नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर से नाभिकीय ऊर्जा जो है भारत में आज प्राप्त किया जा रहा है आज भी। तो जो कि बहुत कम मात्रा है, लेकिन प्रयास जारी है, और 22 संयंत्र जो है वो काम कर रहे हैं, जिसका जो मात्रा है ये उत्पादन है 6780 मेगावाट, इतना जो है ये संयंत्र जो है अभी विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं इसमें कि विद्युत उत्पादन यूरेनियम का प्रयोग होता है, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में। और नाभिक रिएक्टर में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा मंदक का प्रयोग, GTO का प्रयोग, तो कैडमियम का क्षार वगैरह सब हम लोग देखते हैं कि वो जब वहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि कमरे को ठंडा किया जाता है, तो कमरे को ठंडा किया जाता है, तो इसमें मेनली बी आंसर हो जाएगा। पानी बहाने से कमरा ठंडा नहीं होगा, लेकिन संपीड़ित गैस अगर छोड़ेंगे तो जरूर कमरा जो है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि संपीड़ित गैस क्या करता है कि उसकी जो आर्द्रता है, उसको आर्द्रता को और भी वो उसको परिणत करता है, और उसको जो है मतलब कि उसमें जो है जो भी उसका टेम्परेचर है उसको इसके माध्यम से वो कम कर देता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, और लगता है कि ये इस सीरीज का जो है लास्ट भी क्वेश्चन है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा फ्यूज प्रयोग होने वाला जो तार है वो किस चीज का बना होता है। तो मिश्र धातु में हम लोग क्या देखते हैं कि मिश्र धातु जो है वो यौगिक जो होता है वो क्या होता है कि तांबा और ये टीन और शीशा,
टीन और शीशा का जो है ये सुरक्षा फ्यूज बनता है। टीन और शीशा का ये फ्यूज बनता है। और फ्यूज क्या होता है कि जैसे ही अत्यधिक बिजली विद्युत धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज क्या होता है, हम लोग ये इसके तार जो वो बीच तार जो है टूट जाता है, जिसको बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, हम लोग उड़ जाता है फ्यूज बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, टीन और शीशा का ये बना हुआ रहता है। और काफी बार इसको पूछा जाता है कि टीन और शीशा को ये, और शोल्डर भी जो है इसी से बना हुआ रहता है, टीन और शीशा से बना हुआ रहता है, ये मिश्र धातु है। और सुरक्षा फ्यूज इसलिए कि अगर फ्यूज सही समय पर जो है अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से फ्यूज टूट जाता है, खत्म हो जाता है फ्यूज का तार, तो हमारे जो भी विद्युत उपकरण संयंत्र है हमारे घरों में लगे हुए, वो जो है वो बच जाता है। और कहीं ना कहीं से जान माल की भी क्षति होने से, नुकसान होने से जो वो बच जाता है, तो ये सब फायदा होता है हमारा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। इसका रंग शीशा फिनलेट मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका गलनांक जो है ये निम्न होता है, जल्दी ये गलेगा नहीं, अत्यधिक आएगा तब। लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अति भारण या वोल्टता वृद्धि कारण जब धारा निर्दिष्ट मान से जो मान होना चाहिए उससे जब अधिक आ जाता है तो फ्यूज का क्या गल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नुकसान होने से, किसी प्रकार की दुर्घटना होने से टल जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको देखें कि फ्यूज का क्या ये है। और इस तरह से हम लोग जो है आज जो है फिर जो है 25 क्वेश्चन को देख पाए हैं, और आई होप कि आप इसको समझे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले सेट में। तब तक जो है आप लोग रिवाइज करते रहें और फिर देखते रहें। गुरु मंत्रा गुरु गुरु मंत्रा सिविल क्लास जो है आप देखते रहें। और धन्यवाद।